हाँ, गुड इवनिंग बच्चों। आप सभी का इस चैनल में दोबारा स्वागत है। झारखंड बोर्ड के जितने भी कक्षा 10 के बच्चे हैं जिनका जिनका एग्जाम 7 फरवरी 2026 को सामाजिक विज्ञान का पेपर है, वे सभी बच्चे इस वीडियो को जरूर से जरूर एग्जाम हॉल में देख के जाइएगा, क्योंकि हिंदी के तरह सामाजिक विज्ञान में भी बहुत सारा क्वेश्चंस रिपीटेड होगा। ठीक है, तो मैं आपके लिए, आप सभी बच्चों के लिए 2025 का प्रश्न पत्र उत्तर के साथ लाया हूँ। ये आपका वीडियो लगभग 40 मिनट का होने वाला है, इसलिए सारे बच्चे पूरा वीडियो को जरूर से जरूर देख के जाइएगा। मैं इसमें टोटल आपको 30 MCQ प्लस सब्जेक्टिव मैं बताऊंगा। ठीक है, आपका फाइनल एग्ज़ाम के लिए ये सीट बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जितने भी बच्चे हैं, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं झारखंड बोर्ड के, सभी को ज़रूर इस वीडियो को पूरा देख के जाइएगा। ये जो प्रश्न मैं आपके लिए लाया हूँ, ये 2025 का फाइनल एग्ज़ाम में पूछा गया था। हिंदी में बहुत सारा क्वेश्चन दोबारा रिपीट किया गया, उसी तरह से सामाजिक विज्ञान में भी रिपीट किया जाएगा। इसलिए झारखंड बोर्ड के जितने भी कक्षा 10 के बच्चे हैं, ज़रूर से ज़रूर ये पूरा वीडियो देख के जाइएगा। आप सभी का MK क्लास जैक में स्वागत है। चलिए देखते हैं हम लोग एक एक करके सारा प्रश्न को, और साथ में हम लोग उसका सही सही आंसर भी देखेंगे। सभी बच्चे सारे क्वेश्चंस को जरूर याद करके फाइनल एग्जाम में जाइएगा। चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन सब। चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा पहले प्रश्न की ओर। ठीक है, मैं आप सभी को बता दूं कि 31 से 38 तक लघु उत्तर अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा। उसमें से आपको 6 प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, 39 से 46 तक आपका 3 अंक का प्रश्न रहेगा, जिसमें से आपको 6 प्रश्नों का ही उत्तर देना है 8 प्रश्न में से। प्रत्येक प्रश्न में आप सभी बच्चों को 3 अंक मिलेगा। सेक्शन डी में आपको 47 से 52 तक टोटल 5 अंक के 6 प्रश्न रहेंगे। उसमें से आपको 4 ही प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, ये जो प्रश्न पत्र है ये आपका 2025 में पूछा गया था, 2026 की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए सारे बच्चे जरूर इस वीडियो को पूरा देख के ही जाइएगा। ठीक है, चलिए हम लोग एक एक करके सारा क्वेश्चंस पढ़ते हैं, और साथ में मैं उसका सही सही आप सभी बच्चों को आंसर भी बताऊंगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन से आपका मैं पढ़ देता हूं। 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की असंहिता के नाम से जाना जाता है, जिसके अंतर्गत डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में सुधार लाने के लिए नेपोलियन ने निम्न में कौन सा कदम उठाया। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये प्रश्न रिपीटेड है। मैं आप सभी विद्यार्थियों को बताना चाहता हूं कि मैंने 2022 का प्रश्न पत्र भी अपलोड कर दिया है, 23 का भी कर दिया है, 24 का भी कर दिया है MCQ टाइप में, और ये आपका 25 का है। तो सारे बच्चे जरूर से जरूर सारी वीडियो को देख के जाइएगा। अगर MCQ में 30 में 30 स्कोर करना है, तो जब तक आपका MCQ 30 आउट ऑफ 30 सही नहीं होगा, तब तक आपका सब्जेक्टिव में 75 प्लस नंबर नहीं आ पाएगा। ठीक है, थ्योरी पेपर में ओनली, और स्कूल से आप सभी बच्चों को 20 आउट ऑफ 20 मिलता ही है। चलिए बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। 2 क्या दिया हुआ है, 19वीं सदी के मध्य में इटली कितने राज्यों में बांटा गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 राज्यों में बांटा गया था। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 आपका दिया हुआ है, जनवरी 1871 में वासाई में हुए एक समारोह में प्रसा के राजा के रूप में निम्न में से किसे जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। तो जर्मनी का सम्राट जो है विलियम प्रथा को घोषित किया गया था। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया हुआ है, लोक परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए मद्रास, चेन्नई में द फोकलोर्स ऑफ सदर्न इंडिया के नाम से तमिल लोक कथाओं का विशाल संकलन को निम्न में से किसने प्रकाशित किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेटेशा शास्त्री ने किया था। कौन किया था, नेटेशा शास्त्री ने। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बच्चों, अब हम लोग प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ते हैं।
प्रश्न संख्या 4 आपका दिया हुआ है, लोक परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए मद्रास चेन्नई दी लोक फोर्स ऑफ सदर्न इंडिया के नाम से तमिल लोक कथाओं का विशाल संकलन को निम्न में से किसने प्रकाशित किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नटेशा शास्त्री ने किया था। ठीक है, अब चलिए बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। 5 में आपका है, अफ्रीका में 1890 के दशक में किस नाम की बीमारी मवेशियों में फैलने लगी जिससे वहां के लोगों की आजीविका और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा? तो उस बीमारी का नाम था रीटर पेस्ट नाम था। क्या नाम था? रीडर पेस्ट नाम था। प्रश्न संख्या 6 जो है, सॉरी बच्चों प्रश्न पत्र थोड़ा धुंधला है, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, थोड़ा क्वालिटी बढ़ा के देखिए, सारा साफ साफ नजर आएगा। प्रश्न संख्या 6 आपका पूछा है, इंग्लैंड में 1730 के दशक में सबसे पहले कारखाने खुले थे जिसको निम्न में से किस नए युग का प्रतीक माना जाता है? ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कपास। क्या हो जाएगा? कपास। प्रश्न संख्या 7 आपका दिया हुआ है, प्रश्न संख्या 7 आपका दिया हुआ है, सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आपको 2023 का 24 का सब्जेक्टिव का क्वेश्चन पेपर चाहिए तो। मुद्रण क्रांति ने आधुनिक विश्व को निम्न में से किस प्रकार प्रभावित किया? ठीक है, तो इसमें आपका टोटल 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो आपका ऑप्शन ए ऑप्शन बी नहीं होगा, इसका हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर, देखते हैं क्या दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 8 आपका दिया हुआ है, हम लोग पढ़ते हैं, 1870 के दशक में भारत मृत भूमि की स्तुति के रूप में वंदे मातरम गीत निम्न में से किसने लिखा था? ठीक है, तो बोल रहा है कि वंदे मातरम गीत कौन लिखा था? ठीक है, तो वंदे मातरम गीत जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। ठीक है, प्रश्न संख्या 9 आपका दिया हुआ है, प्रायः ऐसा माना जाता है कि संसाधनों का विकास लोगों के मुख्यतः संसाधनों की उपलब्धता पर ही आधारित नहीं होती बल्कि इसके विकास में निम्न में किसका योगदान भी रहा है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा इनमें सभी, प्रौद्योगिकी, प्राकृतिक संस्था और इनमें सभी। प्रश्न संख्या 10 आपका दिया हुआ है, वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, ऐसे संसाधन को हम लोग क्या बोलते हैं? तो ऐसे संसाधन को हम लोग विकासित संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं? विकासित संसाधन। बच्चों ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11 आपका दिया हुआ है, वनों की अंधाधुंध कटाई और पर्यावरण को नष्ट करने के खिलाफ निम्न में से किस आंदोलन चलाया गया था? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चिपको आंदोलन चलाया गया था वनों को कटाई से बचाने के लिए। प्रश्न संख्या 12 दिया हुआ है, सिरिस्का टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। प्रश्न संख्या 13 दिया हुआ है, पेड़ की छाल, पत्तियों, टहनियों और जड़ों से एक प्रकार का रसायन निकला जाता है जिसका प्रयोग कैंसर रोगियों के उपचार के लिए किया जाता है, उस रसायन का नाम निम्न में से क्या है? तो उस रसायन का नाम है आपका टेक्सोल। क्या नाम है? टेक्सोल। प्रश्न संख्या 14 आपका दिया हुआ है, भारत की नदियों पर अत्यधिक दुष्प्रभाव है और यह प्रतिदिन गहरता जा रहा है, इससे संपूर्ण जीवन खतरे में है, इसका प्रमुख कारण निम्न में से किसे माना जा सकता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बढ़ती जनसंख्या, कृषि की आधुनिकीकरण, औद्योगिकरण, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें सभी। सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, अगर एसएसटी एग्ज़ाम में सामाजिक विज्ञान जब प्रश्न पत्र आप सभी बच्चों को मिलेगा
किसी भी एमसीक्यू प्रश्न में अगर इनमें सभी ऑप्शन मिलेगा तो आप उसी में टिक कीजिएगा, क्योंकि इनमें सभी है उसका सही आंसर होता है। 3 एमसीक्यू आपका प्रत्येक बार पूछा जाता है, इसलिए सारे बच्चे जरूर ध्यान दीजिएगा। फ्री का आपका 3 मार्क्स मिल जाएगा। प्रश्न संख्या 15 आपका दिया हुआ है, राजस्थान के शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पालर पानी शब्द निम्न में से किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्षा जल के लिए प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा है, मोनोजाइट रेत में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा थोरियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? थोरियम। प्रश्न संख्या 17 आपका दिया हुआ है, भारत में उच्च कोटि का हिमेटाइट किस्म का लौह अयस्क मयूरभंज है? केंदुझर जिलों में पाया जाता है, जो कि वहाँ स्थित बादाम पहाड़ के खदानों से निकला जाता है। मयूरभंज का केंद्रदूत भारत में किस राज्य में स्थित है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ओडिशा में स्थित है। ओडिशा में स्थित है। कहाँ स्थित है? ओडिशा में स्थित है। प्रश्न संख्या 18 दिया है आपका, उद्योगों की स्थापना स्वभावतः जटिल है, उनकी अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक निम्न में से किसे माना जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका इनमें सभी। देखिए, प्रत्येक साल इनमें सभी टोटल 4 प्रश्न रहता है। सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, अगर कोई भी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न में, एमसीक्यू टाइप प्रश्न में इनमें सभी या ऑल ऑफ दिस मिलेगा, आप उसी में टिक कीजिएगा। 100% वही उसका आंसर सही होता है। प्रश्न संख्या 19 आपका दिया हुआ है, निम्न में से कौन राजनीतिक स्थिरता को बनाए रखने में मदद करता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सत्ता का बंटवारा। प्रश्न संख्या 20 आपका दिया हुआ है, जब श्रीलंका में दो समुदायों के बीच पारस्परिक अविश्वास से बड़े टकराव का रूप ले लिया, तो यह टकराव किस रूप में परिणत हुए? तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा गृह युद्ध। क्या हो जाएगा? गृह युद्ध। इसी तरह से आपका टोटल 20 एमसीक्यू प्रश्न पूरा हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 21 की ओर देखते हैं। 21 में आपका क्या दिया हुआ है? ठीक है, चलिए पढ़ते हैं हम लोग। 21 में आपका दिया हुआ है, जब कोई बड़ा देश अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करता है और फिर राज्य और राष्ट्रीय सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा करता है, तो इसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? संघीय शासन व्यवस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संघीय शासन व्यवस्था। ये सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सारे बच्चे जरूर 15 मिनट का वीडियो है, जरूर एक बार देख के ही जाइएगा। प्रश्न संख्या 22 आपका दिया हुआ है, सभी धर्मों में वर्णित निम्न में से किस प्रकार का कानून महिलाओं से भेदभाव करता है, जिसे महिला आंदोलन ने मांग की है? सरकार को इन कानून को समतालुमक बनाने के लिए बदलाव करना चाहिए। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा पारिवारिक कानून। ठीक है, प्रश्न संख्या 23 आपका दिया हुआ है, भारत में चुनाव के बाद जब किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता है और वह आपस में मिलकर सरकार बनाते हैं, तो इस प्रकार की बनने वाली सरकार को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गठबंधन सरकार। ठीक है, प्रश्न संख्या 24 आपका दिया हुआ है, लोकतंत्र में सबसे बड़ी चिंता किस बात की होती है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें सभी। टोटल 7 आपका इनमें सभी प्रश्न वाला पूछा गया था 2025 का क्वेश्चंस पेपर में। सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, 26 वाला प्रश्न पत्र में भी आपका 15 रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 आपको पूछा गया है, हमारे देश भारत का विकासात्मक लक्ष्य निम्न में से क्या होना चाहिए? ठीक है,
तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा इनमें सभी। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, साक्षरता स्तर में वृद्धि, लोगों के स्वास्थ्य स्थिति में सुधार। ठीक है। प्रश्न संख्या 26 दिया हुआ है आपका। हम जब प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो इसे किस क्षेत्र की गतिविधि कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, द्वितीयक क्षेत्र। ठीक है। प्रश्न संख्या 27 आपका दिया हुआ है। निम्न में से कौन महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की जरूरत को खत्म कर देती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुद्रा। अगर आपके पास पैसा रहेगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 28 आपका दिया हुआ है। बैंक खातों में जमा धन को मांग के जरिए निकाला जा सकता है, इसलिए इस जमा को निम्न में से क्या कहा जाता है? तो उसको हम लोग बोलते हैं मांग जमा। प्रश्न संख्या 29 आपका दिया हुआ है। 1991 की नई आर्थिक नीति उसे उदारीकरण तथा वैश्वीकरण के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रमुख उद्देश्य निम्न में से क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। देखिए, इनमें सभी टोटल 8 प्रश्न पूछा है 2025 का क्वेश्चन पेपर में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर इस तरह का और आपको वीडियो चाहिए तो। प्रश्न संख्या 30 दिया आपका। उपभोक्ता को अनुचित सौदेबाजी और शोषण के विरुद्ध निम्न में से किस प्रकार का अधिकार प्रदान किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार। ठीक है बच्चों, अब चलिए बच्चों हम लोग देखते हैं। टोटल हम लोग 30 MCQ देख लिए। अब हम लोग 31 वाला क्वेश्चन सब देखते हैं, 2 मार्क्स वाला प्रश्न। चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, 2025 का प्रश्न पत्र मैं आप सभी के लिए लाया हूँ। अब हम लोग 2 अंक के प्रश्न देखेंगे। ठीक है। तो 2 अंक का पहला प्रश्न पूछा था। मैं आपको ओनली क्वेश्चंस पढ़ देता हूँ, आप सारे बच्चे स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। मैटरनिक कौन था पूछा गया था। 32 में पूछा गया था आपका। 1932 में पूना समझौता किसके बीच हुआ? ठीक है। जलोढ़ मृदा कितने प्रकार की होते हैं, उनके नाम लिखें। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया था, खनिज के 2 वर्ग कौन कौन से हैं? स्क्रीनशॉट खींचे याद कर लीजिएगा। 35 पूछा गया था, संघ सूची किसे कहते हैं? 37 पूछा गया था, सरकार के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? 37 पूछा गया था, मौसमी बेरोजगारी से क्या तात्पर्य? ये सारे बच्चे स्क्रीनशॉट खींच के याद कर लीजिएगा। 38 आपका पूछा है, उपभोक्ता शोषण का क्या अर्थ है? इसी तरह से टोटल आपका 8 प्रश्न भी खत्म होता है 2 अंक के, जो कि 2025 में पूछा गया था। ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं सेक्शन सी की ओर, जो कि यहाँ से आप सभी बच्चों के लिए ये सारे प्रश्न महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस हिंदी के द्वारा एसएसटी में भी आपका रिपीट होगा। ठीक है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है। पहला प्रश्न है आपका, दंडी यात्रा से आप क्या समझते हैं? संक्षेप में लिखें। ठीक है। दंडी यात्रा, जिसे नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है, महात्मा गांधी द्वारा 1930 में ब्रिटिश नमक कानूनों के खिलाफ एक महत्वपूर्ण आंदोलन के रूप में आयोजित की गई थी। यह यात्रा 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से शुरू हुई और 24 दिन तक 6 अप्रैल 1930 को दंडी समुद्र तट पर समाप्त हुई। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार दिलाना था, जो ब्रिटिश शासन द्वारा प्रतिबंध था। इस यात्रा ने भारतीय स्वतंत्र संग्राम में नई ऊर्जा भरी और लाखों लोगों को सशक्त किया। यह आंदोलन अहिंसा और नागरिक अवश्य के सिद्धांतों पर आधारित था, जिसमें भारतीय जनता को एकजुट किया और स्वतंत्रता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया। ठीक है। अब चलिए बच्चों हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 40 की ओर। ठीक है। प्रश्न संख्या 40 नाम का पूछा गया था। 1929 एक का महानंदी का बंगाल में पटसन पैदा करने वाले लोगों का क्या प्रभाव पड़ा? ठीक है। तो इसका आंसर हम लोग थोड़ी देर बाद देखेंगे।
चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 41 में आपका पूछा है मिट्टी संरक्षण के 3 उपाय बतावें। ठीक है, तो 3 उपाय आप लोग लिख लीजिएगा कॉपी में टिक करके। ये क्वेश्चन आपका शॉर्ट टाइप में पूछ सकता है। जल दुर्लभता क्या है, इसके मुख्य कारण क्या है, ये भी आपका 3 मार्क्स में पूछा गया था। बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी की व्यवस्था के बारे में चर्चा करें। ठीक है, देखिए ये प्रश्न रिपीटेड है, ये प्रश्न मैं बार बार बता रहा हूँ रिपीटेड है। ठीक है, तो सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, ये क्वेश्चन आपका 2026 का एग्जाम में पूछ सकता है। विपक्षी दल सत्तारूढ़ दल को किस प्रकार नियंत्रित करता है, समझावें। ठीक है, तो चलिए मैं इसका आंसर पढ़ देता हूँ। विपक्षी दल सत्तारूढ़ दल को नियंत्रित करने के लिए कई तरीकों का उपयोग करता है। सबसे पहले वे सदन में सत्तारूढ़ दल की नीतियों को निर्णयों की आलोचना करता है। यह आलोचना न केवल सरकार की गलतियों को उजागर करती है बल्कि जनता के सामने भी सत्तारूढ़ दल की जिम्मेदारी को स्पष्ट करती है। दूसरा पॉइंट, दूसरी विपक्षी दल विभिन्न मुद्दों पर जन जागरूकता फैलाते हैं और सरकार की नीतियों के खिलाफ जनमत तैयार करती है। इसके अलावा वे सदन में सवाल उठाकर और बहस में भंग लेकर सरकार के जवाबदेह बनाते हैं। इस प्रकार विपक्षी दल न केवल सत्तारूढ़ दल की नीतियों की समीक्षा करते हैं बल्कि उन्हें सही दिशा में चलने के लिए भी प्रेरित करते हैं। इस प्रक्रिया को लोकतंत्र में संतुलन और पारदर्शिता बनी रहती है। ठीक है, इसी तरह से आपका प्रश्न संख्या 44 भी पूरा हुआ। 45 में आपका पूछा गया था वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयाँ की व्याख्या कीजिए। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड है। ठीक है, उपभोक्ता संचारण अधिनियम 1886 के निर्माण की जागरूक क्या पड़ी। ठीक है, ये आपका अंतिम क्वेश्चन था। चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न हम लोग बढ़ते हैं। हम लोगों ने सारा चीज़ देख लिया, अब हम लोग बढ़ेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस की ओर। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चंस आपका क्या क्या पूछा गया था, चलिए हम लोग देखते हैं। ये प्रश्न आपका फाइनल एग्ज़ाम 2026 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप ज़रूर से ज़रूर याद कीजिएगा। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या सेक्शन डी की ओर। सेक्शन डी में पूछा गया था 16वीं सदी में दुनिया सिकुड़ने लगी, इसका क्या अर्थ है, व्याख्या कीजिए। ठीक है, चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये भी प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 19वीं सदी में यूरोप के कुछ उद्योगपति मशीनों के बजाय हाथ से काम करने के लिए श्रमिकों को प्राथमिकता क्यों देते थे, इसके कारणों की चर्चा करें। तो इसका भी प्रश्न मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चंस में प्रश्न पत्र में बताऊंगा, पहले आप क्वेश्चंस देख लीजिए। प्रश्न संख्या 49 आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, इसका आंसर दिया हुआ है, मैं आपको भी बता देता हूँ। प्रश्न संख्या 49 है, कपास की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाओं का वर्णन कीजिए एवं इसके प्रमुख उत्पादक राज्यों का नाम लिखिए। आपके लिए 2026 का एग्ज़ाम के लिए चावल का खेती बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चावल का, गेहूं का और पेय फसल का। ठीक है, तो सारे बच्चे जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा। कपास की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाएं निम्नलिखित है। पहला पॉइंट है आपका जलवायु। जलवायु कितना होना चाहिए, कपास की खेती के लिए गर्म एवं शुष्क जलवायु आवश्यक है। इसकी वृद्धि के लिए 21 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान सबसे उपयुक्त माना जाता है। मिट्टी, कौन सा मिट्टी चाहिए, कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। इसके अलावा लाल मिट्टी और बलुई मिट्टी भी कपास की खेती की जाती है। तीसरा है आपका वर्षा। वर्षा कितना चाहिए, कपास की फसल के लिए 60 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। ठीक है, कहाँ कहाँ इसकी खेती की जाती है, गुजरात में की जाती है। भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है गुजरात, कौन है, गुजरात। ठीक है, महाराष्ट्र, यहाँ भी कपास की खेती बड़े पैमाने में की जाती है। तेलंगाना कपास उत्पादन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। इसी तरह से आपका ये प्रश्न पूरा हुआ। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और 2 पॉइंट दिया हुआ है, राजस्थान, यहाँ भी कपास की खेती होती है, विशेषकर थार रेगिस्तान के क्षेत्रों में। पंजाब और हरियाणा, ये राज्यों में भी कपास
उत्पादन शामिल है। ठीक है, इन राज्यों में उपयुक्त जलवायु और मिट्टी की विशेषताएं कपास की खेती में सफल बनाती है। अगला प्रश्न है आपका विकेंद्र। चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है 50 नंबर। विकेंद्रीकरण किसे कहते हैं, इसकी आवश्यकताएं क्यों पड़ती है? तो विकेंद्र देखिए, विकेंद्रीकरण, ठीक है, विकेंद्रीकरण का अर्थ निर्णय लेने की शक्ति और प्रशासनिक कार्यों का वितरण केंद्र से स्थानीय स्तर पर करना। यह प्रक्रिया सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच शक्तियों का वितरण करती है, जिससे स्थानीय निकायों को अधिक स्वायत्त मिलती है। आवश्यकता, इसका आवश्यकता देख लीजिए, यहाँ पॉइंट वाइज दिया हुआ है। लंबा वीडियो हो रहा है इसलिए मैं अब समाप्त करूँगा। ठीक है, चलिए मैं आपको 50 नंबर आपका पूछा है, व्याख्या कीजिए किसी भी देश की आर्थिक विकास सार्वजनिक क्षेत्र से कैसे योगदान करता है। इसका भी मैं, सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, मैं इस सब का प्रश्न का अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें अच्छा सी आंसर लिखा रहेगा, मैं उसी में आप सभी को बताऊंगा। देखिए, एक आपका मानचित्र भी पूछा जाता है। मानचित्र में पूछा गया था, दिए गए भारत में रेखा मानचित्र पर प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्रों का दर्शाइए। आपको बताना है कि तेल उत्पादक कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो देखिए, गुजरात हो गया आपका, देखिए यहाँ गुजरात है, ठीक है, राजस्थान है, गुजरात में पाया जाता है। और ठीक है, इसी तरह से आपका 2025 का क्वेश्चन पेपर हम सभी बच्चों ने मिलके देख लिए। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट अगले वीडियो में मिलेंगे लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस में। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का मैंने सारा करवा दिया है, सारे बच्चे याद कर लीजिएगा ज़रूर से ज़रूर। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में 3 मार्क्स और 5 मार्क्स में। तब तक के लिए आप सभी बच्चों का धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद आप सभी का।